हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस हुए हैं और ये एमसीक्यूज जो हैं वो स्पेशली आपके साहित्य भवन बुक से और जितने भी आपके बुक्स हैं वो सारे पब्लिकेशन के बुक से और आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन। हिंदी में भारतीय व्यापारिक कानून आधारित है, किस पे आधारित है? ऑस्ट्रेलियन लॉ पे यानी ऑस्ट्रेलियाई कानून पे, अमेरिकन लॉ पे यानी अमेरिकी कानून पे, या फिर रशियन लॉ पे, या इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पे। तो जो आपका इंडियन मर्केंटाइल लॉ है वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पास किया गया था उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारे देश में जितने भी रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस थे वो बनाने का काम अंग्रेज ही करते थे। तो आपका जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ है, आपको याद रखना है, ये बेस्ड है आपके ब्रिटिशर्स पे यानी इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास किया गया था? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया था 1872 में। आपको पता भी होगा 1 सितंबर 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफेक्टिव भी हो गया था। तो याद रखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1872 और इफेक्ट में आया था 1 सितंबर 1872 से। एक चीज और, ये बंद हो गया था 25 अप्रैल को ही, 25 अप्रैल को ही, लेकिन ये इफेक्ट में 1 सितंबर को आया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वॉइडेबल एग्रीमेंट, हिंदी में रद्द किया जा सकने वाला करार, वॉइड एग्रीमेंट यानी शून्य समझौता, वैलिड एग्रीमेंट यानी वैध समझौता, इलीगल एग्रीमेंट यानी अवैध समझौता। तो बताइए कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है? हिंदी में कानून द्वारा प्रवर्तनीय समझौते को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वैलिड एग्रीमेंट यानी वैध समझौता। जितने भी वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको ही लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है और उनको ही कॉन्ट्रैक्ट में तब बदला जा सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड। ऐसा एग्रीमेंट जो शब्द बोल के या लिख के क्रिएट किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उन एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट। हिंदी में बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा बनाए गए समझौतों को कहा जाता है। तो उन्हें हम इसमें दिया सहमति, एक ऐसा समझौता जो एक्सप्रेस है। हिंदी इसकी थोड़ी सी गड़बड़ दी गई है, ठीक है स्टूडेंट, तो माफी चाहेंगे। बाकी हम टेक्निकल टीम से कहेंगे कि जो ये हिंदी टाइप कराया जा रहा है उसमें कुछ सुधार लाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय। हिंदी में एक निहित समझौता बनाया गया है ओरली, इन राइटिंग, बाय रजिस्ट्रेशन या फिर बाय कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस। तो एक जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है वो लिख के या बोल के नहीं बनाया जाता है, वो कंडक्ट से या सर्कमस्टांसेस से खुद ही बन जाता है। तो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट हिंदी में एक निहित समझौता आचरण या परिस्थिति से बनता है, वो शब्द बोल के या फिर लिख के आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। हिंदी में एक शून्य समझौता एक ऐसा समझौता है जो, तो एक शून्य समझौता यानी वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। दैट मींस अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। हिंदी में कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है एक शून्य समझौता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइन एक्सेप्टेंस। इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है? तो हमने आपको पहले ही बताया है, एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। याद रखिएगा हमेशा, हिंदी में स्वीकृति को सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है,
एन ऑफर मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड। एक ऐसा ऑफर जिसको बोल के या लिख के किया जाता है। तो हमने आपको बार बार कहा है कि कोई भी ऐसा ऑफर, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा प्रपोजल जो बोल के या लिख के दिया जाए तो हम उसे एक्सप्रेस ऑफर या एक्सप्रेस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय। हिंदी में एक प्रस्ताव समाप्त हो जाता है जब। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई ऑफर रिवोक कर लिया गया है तो वो ऑफर खत्म हो जाता है। जिस ऑफर को भी इंसान रिवोक कर लेता है वो ऑफर खत्म हो जाता है। तो ऑफर कम्स टू एन एंड बाय रिवोकेशन। याद रखना है, एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन से एक ऑफर खत्म हो जाता है, निरसन से एक प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी। हिंदी में यदि प्रतिफल अपर्याप्त है तो अनुबंध होगा। अगर आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने एक एग्रीमेंट किया, इसमें हमने आपसे कहा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैं आपको बस 1 लाख में देने के लिए तैयार हूं। अब आप सोचेंगे कि यार 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 लाख में बेच रहे हो, ये तो गलत एग्रीमेंट हुआ ना, ये तो गलत कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुमको सीधे सीधे लॉस हो रहा है 9 करोड़ 99 लाख का, तो तुम क्यों ये लॉस ले रहे हो? दिस इज माई पर्सनल इशू। लॉ इस बात को कंसिडर नहीं करता है। अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी वैलिड माना जाएगा। हमेशा याद रखना है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी 100% वैलिड और लीगल माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, हमने कहा कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर्टी फ्री में दे रहा हूं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? पहली चीज तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। दूसरी चीज ये होगा एक गिफ्ट, और इसके लिए आपको बनाना होगा एक गिफ्ट डीड, जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो जरूरी होता है, लेकिन कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं होता है, कंसिडरेशन पर्याप्त हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अनुबंध वैध होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ। यानी जो कंसिडरेशन है वो किसके हिसाब से मूव करेगा? तो कंसिडरेशन मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोमिसर। जो इंसान प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से कंसिडरेशन मूव करता है। जैसे हमने प्रॉमिस किया है कि आपको मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो कंसिडरेशन हमारे हिसाब से मूव होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट मस्ट बी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कालातीत ऋण चुकाने का वादा होना चाहिए। जब भी आप टाइम बार डेट की बात करते हैं तो टाइम बार डेट के लिए हमेशा आपके पास एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, एक रिटन प्रॉमिस होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, जब भी आप टाइम बार डेट की बात करते हैं उसके लिए आपके पास एक रिटन प्रॉमिस होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज रिटन। अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट शुड बी रिटन। यानी एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें आप टाइम बार डेट को पे करने की बात कर रहे हैं वो हमेशा रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मींस। हिंदी में विचार के लिए अजनबी का अर्थ है, यानी कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया है सी, अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट हैज नॉट गिवन कंसिडरेशन। यानी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी तो है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी तो है लेकिन उसने कंसीडरेशन नहीं दिया। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और हमारे बीच में, ठीक है, और एक और इंसान है उसके बीच में, हम तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट में एक आ गया कि मैं आपको अपना घर बेचूंगा, ठीक है, और जो कंसीडरेशन होगा वो ये पे करेगा,
और ये जो इंसान है ये इस कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का विटनेस रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो ये भी हो जाएगी, विटनेस कर रहा है तो, लेकिन इस इंसान को कंसीडरेशन नहीं देना है। कंसीडरेशन तो हमें देना है, तो हम हो गए कंसीडरेशन देने वाले इंसान यानी प्रॉमिसर, और ये हो गए स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन यानी वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो है बट उस इंसान को कंसीडरेशन नहीं देना है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अ माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ, हिंदी में नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। तो कितने वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है? आप सभी को पता है, एक इंसान जो 18 वर्ष के नीचे होता है, 18 वर्ष से कम का होता है, उसको हम नाबालिग कहते हैं, उसको हम लोग माइनर कहते हैं। और माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि हमने देखा था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एंटर हो रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, वो इंसान इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सारे कंडीशंस होते हैं। तो आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। माइनर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप कैसे कर सकता है उसके लिए एक प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी बैच को, जिसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट एमसीक्यू लेक्चर्स। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे तो बस 10 20 50 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको इतने एमसीक्यूज मिलेंगे, वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर आप सारथी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज, हमने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में शून्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हु इज लाइबल फॉर सप्लाईज ऑफ नेसेसिटीज टू अ माइनर, Who is liable for the supply of necessities of the minor? किसी अव्यवस्थ को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? The minor, the guardian of the minor, the property of the minor या the government? तो अगर हम बात करें नेसेसिटीज की, तो जो नेसेसिटीज को सप्लाई करता है माइनर के लिए जो नेसेसिटीज को सप्लाई करता है वो उसका गार्जियन होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी खुद तो सप्लाई करेगा नहीं, इसका हो जाएगा गार्जियन। ये ऑप्शन गलत दिया है, याद रखिएगा। इसका होगा द गार्जियन ऑफ द माइनर का जो गार्जियन है यानी अभिभावक जो है उसका, वही उसकी सारी की सारी नेसेसिटीज को सप्लाई करेगा, उसकी सारी की सारी आवश्यक चीजों की आपूर्ति करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बेनिफिट के लिए होता है वो कैसा होता है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ये गलत दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनर के साथ उसके बेनिफिट के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो अनुबंध वैध होगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी माइनर के जिसमें किसी माइनर का नुकसान भी हो सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री द एग्रीमेंट इज, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट कैसा होगा? तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। याद रखिएगा, अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है, निःशुल्क नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र होना चाहिए। अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो उसको हम कहेंगे शून्य समझौता। किसी भी समझौते में अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो समझौते को हम शून्य समझौता कहेंगे। याद रखना है आपको, क्योंकि फ्री कंसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी इंसान से दबाव में कंसेंट लेते हैं, उसके सर पे बंदूक की नोक पे उससे कंसेंट ले लेते हैं, तो फिर ये गलत है और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को इनवैलिड माना जाता है, वॉइड माना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इफ देयर इज नो कंसेंट द एग्रीमेंट इज, अगर कोई सहमति ही नहीं है तो एग्रीमेंट कैसा होगा भाई? वॉइड होगा। बिना एग्रीमेंट, बिना कंसेंट के एग्रीमेंट ही नहीं बन सकता है, और अगर वो एग्रीमेंट में कंसेंट ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं है, तो एग्रीमेंट वॉइड है, यानी वो समझौता शून्य है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
क्वेश्चन नंबर 20, if the agreement is made by obtaining consent by doing an act forbidden by the Indian Penal Code, the agreement would be caused by, यानी यदि समझौता भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कार्यों की सहमति कार्य करके सहमति प्राप्त करके किया जाता है तो समझौता इसके कारण होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप किसी इंसान से कंसेंट ले रहे हैं कोई ऐसा काम करके जो इंडियन पेनल कोड में मना किया गया है, बिल्कुल साधारण भाषा में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान से आप कंसेंट प्राप्त कर रहे हैं किसी ऐसे काम को करके जो काम इंडियन पेनल कोड में फॉरबिडन है, उसको मना किया गया है, तो उस काम को, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा, उस कंसेंट को क्या कहा जाएगा? उस कंसेंट को कहा जाएगा कंसेंट बाय कोवर्जन, यानी दबाव के द्वारा सहमति लेना। अगर आप दबाव के द्वारा सहमति लेते हैं तो दबाव, कोवर्जन इंडियन पेनल कोड में फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये करते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसीलिए कोवर्जन के माध्यम से आप किसी भी पार्टी से कंसेंट लेके और उस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसका आपको फ्री कंसेंट लेना होगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। दैट इज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से सेमेस्टर जर्नी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को। वहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यू के वीडियोस मिल जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस कवरेज भी मिल जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।